हेलो क्लास 9th एंड 6 के प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। जो आपका एग्ज़ाम है मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 के लिए, इसमें बेसिकली आपके दो पेपर होते हैं, एसएटी एंड एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। एसएटी में तो आपके बेसिक मैथ, साइंस, हिंदी एंड सोशल साइंस आते हैं, पर सबसे ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो होते हैं एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। क्योंकि उन्हें अधिकतर सिलेबस ही पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ऑल सिलेबस एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। एक एक करके मैं ये टॉपिक समझाऊंगा आपको, जैसे रिलेशन एनालॉजी, ऑड मैन, और ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, पैराग्राफ आधारित क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार का मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर अगर 40 मिनट दे दोगे तो 900 रुपये की स्कॉलरशिप पक्की हो जाएगी आप सबकी, ठीक है। क्लास 9 के लिए 900 रुपये की स्कॉलरशिप एंड क्लास 6 के लिए 600 की स्कॉलरशिप आपकी पक्की हो जाएगी अगर आपने वीडियो पूरी देख लिया और पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा के दिखाए हैं, सॉल्व करके दिखाए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना क्लास को। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटीज़ टेस्ट। तो इसका सिलेबस में हम पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे कि वर्तमान में अधिकांशतः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मानसिक योग्यता में सामान्यतः बौद्धिक क्षमता, तर्क क्षमता और समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, विभेद करना, विश्लेषण करना, वर्गीकृत करना आदि के बारे में समझा जाता है। मतलब इस प्रकार के पेपर में आपका जो है कि आपकी बौद्धिक क्षमता का मापन किया जाएगा, ठीक है। आपकी तर्क क्षमता क्या है वो देखी जाएगी, आप किस प्रकार से किसी समस्या को हल कर पाते हैं वो देखा जाएगा, आप निर्णय लेने में कितने सक्षम हो वो देखा जाएगा। किस पेपर के अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण में दो भागों में बांटा गया है, एक है वर्बल मेंटल एबिलिटी एंड नॉन वर्बल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। यानी शाब्दिक भाषा भाषिक मानसिक योग्यता और अशाब्दिक अथवा अभाषिक मानसिक योग्यता, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शाब्दिक अथवा भाषिक मानसिक योग्यता यानी वर्बल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इस प्रकार की मानसिक योग्यता के अंतर्गत कोई भी समस्या किसी वाक्य, अक्षर या संख्या के रूप में दी जाती है, जिसमें अक्षरों, संख्याओं, शब्दों के क्रम को पहचानना, अक्षरों, संख्याओं, शब्दों के आधार पर कोड करना, निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देना, दिशा का पता लगाना, पारिवारिक संबंध बताना होता है, ठीक है। यानी वर्बल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चन होंगे उसमें किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब अक्षर से संबंधित, संख्याओं से संबंधित, ठीक है, उसके क्रम को पहचानना, ठीक है, उन शब्द, अक्षरों और संख्याओं के आधार पर कोड तैयार करना, इस प्रकार के प्रश्न क्या होंगे पूछे जाएंगे और इनका पालन करते हुए आपको उन शब्दों का क्या देना है, उत्तर देना है, ठीक है। दिशा का पता लगाना, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से उस पूरब की दिशा में गया और फिर वहाँ से दाएं मुड़ा तो वो किस दिशा में चल रहा है अभी, इस प्रकार के क्वेश्चन। और पारिवारिक संबंध बताना, जैसे जैसे दादा की लड़की के भाई को क्या कहते हैं, इस प्रकार के पारिवारिक संबंधों से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। ये पूछे जाएंगे आपके वर्बल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉन वर्बल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इस प्रकार की मानसिक योग्यता के अंतर्गत चित्रों और आरेखों का अध्ययन करके प्रश्नों को हल करना होता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ डायग्राम दिए गए होंगे, कुछ आकृतियाँ दी गई होंगी, उनको पहचान कर आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। इसमें दिए गए चित्र आरेख को गहनता से विश्लेषण व अवलोकन करना होता है। मतलब इसमें जो आपको आकृतियाँ दी गई होंगी या जो चित्र दिए गए होंगे आपको मतलब उन पर थोड़ा तर्क लगाना पड़ेगा, आपको उनमें सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या हमारा आंसर हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भाषा का प्रयोग केवल निर्देश के रूप में होता है तथा प्रश्न मुख्य रूप में आकृति पर आधारित है। मतलब इसमें आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं दी गई होगी कि इस प्रश्न में ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए। इसमें आपको सीधे डायग्राम दिया गया होगा और आपको उसमें से सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना होता है, ठीक है। ये करना पड़ता है आपको नॉन वर्बल मेंटल एबिलिटी में, ठीक है।
अब आइए हम उक्त दोनों के मानसिक योग्यता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है जैसे वर्बल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका सिलेबस जो है वो है आपका रिलेशन एनालॉजी से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट, ठीक है, कंप्लीट दिस सीरीज़ वाले क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग कोड लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड बेस ऑन लॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन बेस यानी दिशा आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और फिर जैसे पारिवारिक संबंध, रक्त संबंध आधारित यानी फैमिली ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन डायरेक्ट डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको कुछ डिक्शनरी के बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मतलब जैसे इंग्लिश के शब्दकोश हो गए, हिंदी के शब्दकोश हो गए। ठीक है, टाइम एंड डेट एंड टाइम बेस्ड एंड कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, यानी दिनों से संबंधित प्रश्न और जो कैलेंडर होता है हमारा उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, संख्या आयु यानी बेस ऑन नंबर मैट्रिक्स के आधार पर भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न आपको आयु आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसमें आपको एज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आयु आधारित प्रश्न का मतलब होता है कि सपोज मेरी आयु 10 वर्ष है और मेरी आयु से मेरे पुत्र की आयु 5 वर्ष अधिक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आते हैं हमारे आयु बेस एज बेस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आएंगे हमारे बेस ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, फिर आएंगे पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन, यानी पैसेज पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना पड़ता है। ठीक है, कुछ आते हैं बेस ऑन नंबर लेटर सीरीज़ और प्रीसीड एंड फॉलोड बाय। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर आते हैं नॉन वर्बल एबिलिटी में क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं आपको और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि नॉन वर्बल में आपको डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन अधिक पूछे जाएंगे। इसमें आपको 4 आकृतियाँ दी गई होंगी और उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना पड़ता है। अपनी समझ से, अपनी तर्क बुद्धि से आपको ये ज्ञात करना होता है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। ठीक है, इसके सिलेबस में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जैसे फिगर बेस्ड रिलेशन एनालॉजी। ठीक है, फिगर बेस्ड क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट। ठीक है, फिगर बेस्ड सीरीज बेस ऑन मिरर वाटर इमेज, फिगर बेस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, बेस ऑन फिगर कंप्लीशन, बेस ऑन हिडन फिगर, बेस ऑन फिगर फॉर्मेशन, काउंटिंग द फिगर, फिगर रोटेशन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ग्रुपिंग द आइडेंटिकल फिगर्स। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम शाब्दिक भाषिक तथा अशाब्दिक भाषा मानसिक योग्यता के संदर्भ में विस्तार से जानते हैं कि इन प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की होती है और इन्हें हम कैसे हल किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं आपको इस सीरीज़ में मतलब क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन से संबंधित बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है और आपका सिलेबस इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको हर प्रकार के प्रश्नों के जो हल करने का तरीका होता है वो बताऊंगा और बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन जो होता है एक प्रकार से वह बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रिलेशन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सपोज देश का संबंध है राष्ट्रपति से। ठीक है, देश का संबंध है हमारा राष्ट्रपति से, तो राज्य का संबंध किससे होगा। ठीक है, जैसे देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो वैसे ही राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये आते हैं हमारे रिलेशन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब इसका संबंध है कि जैसे आपको ये दिए जाएंगे। ठीक है, आपको इनमें संबंध पता करना पड़ता है। ठीक है, क्या रिलेशन इनमें बैठ रहा है सही, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी में एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना दूं कि जैसे देश का संबंध है प्रधानमंत्री से, तो राज्य का संबंध किससे होगा, तो उस टाइम पे आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री से होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ठीक है, जैसे इसमें व्याख्या भी दी गई है आपको कि देश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तो उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे पॉइंट को। क्वेश्चन 2 दिया गया है इसमें कि सूर्य का संबंध है प्रकाश से, तो अध्यापक का संबंध किससे होगा। इसमें से हमें ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाश देता है,
वैसे ही अध्यापक हमें क्या देता है, विद्यार्थी तो देता नहीं है, ठीक है, विद्यार्थी तो देता नहीं है, विद्यालय भी नहीं देता शिक्षक, ठीक है, कला भी नहीं देता है, लेकिन शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। तो इसमें अध्यापक का संबंध किससे बैठ रहा है, शिक्षा से सही बैठ रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, शिक्षा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसमें, इसमें रिलेशनशिप एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि रिलेशनशिप एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में आपको अंकों से आधारित, शब्दों से आधारित, अक्षरों से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब इसका एक टाइप और आ गया कि अंकों से आधारित सादृश्यता के उदाहरण, ठीक है। मतलब इसमें आपको पता करना है कि 13 का संबंध अगर 166 से है तो 18 का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। तो इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ ट्रिक अपनानी पड़ती है। जैसे अगर हम 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर करें तो 13 का स्क्वायर होते हैं 169, और उसमें से अगर 3 घटा दें तो कितना बचा है 166, यानी 13 का संबंध 166 से बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर उसी प्रकार अगर हम 18 का वर्ग करें तो आता है 324, ठीक है, 324। अगर उसमें से हम 3 घटा दें तो बचता है 321, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब हमें इसमें पता करना पड़ता है कि अगर 13 का संबंध 166 से है तो हमारा 18 का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा, ठीक है। बेसिकली हमें ये पता करना पड़ता है इस प्रकार के प्रश्नों में। आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, और 100% गारंटी है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए आप इस ट्रिक को ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे 13 का हमने स्क्वायर किया वो आता है 169, और उसमें से 3 घटा दिए तो क्या बचेगा 166। उसी प्रकार अगर हमने 18 का स्क्वायर कर दिया तो वो आता है 324, और उसमें से 3 घटा दिया तो 321 बचते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा, और 321 हमारे ऑप्शन कौन से ऑप्शन में मैच हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ऑप्शन सी में मैच हो रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया है कि 7 का संबंध है हमारा 24 से, तो 23 का संबंध किससे होगा। हमें 23 का संबंध इन 4 ऑप्शन में से पता करना है कि किससे होगा, ठीक है। 7 का संबंध किससे है, 24 से, ठीक है। तो हमें पता करना है कि 23 का संबंध हमारा किससे होगा। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर हमने 7 इंटू 3, 7 तियाँ होते हैं 21, ठीक है, प्लस उसमें 3 कर दिया, प्लस 3 ऐड कर दिया, तो हो गया हमारा 24, यानी 7 का संबंध 24 से सही बैठ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमने 23 का किया, 23 का गुणा हमने 3 से किया, तो 23 तियाँ होते हैं 69, और उसमें अगर 3 भी ऐड कर दें, ठीक है, तो हो जाता है 72, क्योंकि 72 हमारे ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको तर्क लगाना पड़ता है कि अगर 7 का संबंध 24 से है तो 23 का संबंध किससे होगा। इसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है, कुछ ट्रिक अपनानी पड़ती है, स्क्वायर करना पड़ता है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, कुछ भी करके आपको इनका संबंध सही बैठाना पड़ता है, दोनों पक्षों में समान क्या बोलते हैं संबंध बैठाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आंसर सही निकलता है। अब कुछ अक्षरों से संबंधित उदाहरण भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है, इससे संबंधित भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कुछ अक्षरों से संबंधित क्वेश्चन में आएंगे जिनमें आपको कुछ लेटर दिए जाएंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे आपको, और इसमें से आपको पता करना है कि सही आंसर कौन सा होगा। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये दे रखे हैं, और इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से हमें सही विकल्प का चयन करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बेसिकली आपको पता करने की अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको वो पता करना पड़ता है, ठीक है। जैसे MPSP का संबंध है NQTW, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि M और P के बीच में क्या क्या लेटर आते हैं, ठीक है। M के बाद N आता है, फिर O आता है, फिर आता है P, ठीक है। वैसे ही P और S के बीच में कौन कौन से लेटर आते हैं हमारे, जैसे P, फिर Q, फिर R, फिर आता है हमारा S, ठीक है। और S और V के बीच में कौन कौन से लेटर आते हैं, जैसे S, T, T, U, और फिर आता है V, यानी इसका संबंध इससे हो रहा है। और ठीक है, यानी जो हमारा NQTV आया, जो हमारा NQTV आया वो इसके एक एक लेटर, दो दो लेटर छोड़ गया, ठीक है। तो वैसे ही क्यू के जो 2 लेटर बाद छोड़ के आएगा वो आएगा हमारा R, ठीक है। टी के जो आएगा U, X, और जेड के दो लेटर छोड़ने के बाद आएगा वो आएगा हमारा
ए, यानी RUX है, जो कि हमारा ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अक्षरों से आधारित क्वेश्चन या लेटर बेस्ड क्वेश्चन भी से कह सकते हैं हम। लेटर तो नहीं, पर अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन भी से हम कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। आइए इसी पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, जैसे डॉग का संबंध है 26 से। ठीक है। डॉग का संबंध है 26 से, तो कैट का संबंध किससे होगा। ठीक है। ये दिया गया है, अगर डॉग का संबंध 26 से है तो कैट का संबंध किससे होगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उसका क्रम आपको याद होना चाहिए। जैसे ए पे क्या आता है हमारा 1 आता है, बी पे हमारा 2 आता है, सी पे 3 आता है, ठीक है, डी पे 4 आता है, ई पे 5 आता है, एफ पे 6 आता है। इस प्रकार के आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, तब थोड़ा काम बन सकता है आपका। ठीक है। ये आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, जैसे डी में, जैसे डी कौन से लेटर पे आता है हमारा, 4 पे आता है। ठीक है, यानी 4। ठीक है। और ओ हमारा आता है 15 पे। ठीक है। जी आता है हमारा 7 पे, यानी डॉग का संबंध किससे हो गया, यानी 4 + 15 + 7 इज इक्वल टू 24। इस प्रकार कैट का संबंध किससे होगा, यानी सी हमारा किस पे आ रहा है, देखो यहाँ पे सी आ रहा है हमारा 3 पे, यानी 3 प्लस ए हमारा आ रहा है 1 पे। ठीक है। 1 + टी, टी हमारा किस पे आ रहा है, यहाँ देखो इसमें जो लिखा गया है हमें, टी आ रहा है हमारा 20 पे। ठीक है। तो ये कितना होगा, 20 और 1 21 और 3 24। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा और आपको ये लेटर के अनुक्रम थोड़ा याद रखने पड़ेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है। देखिए, इस पर आपको दिया यह है कि जैसे डी आ रहा है हमारा 4 पे। ठीक है। ओ आ रहा है हमारा 15 पे, जी आ रहा है हमारा 7 पे। तो डी + ओ + डी, यानी 7 + 15 + 7 इक्वल टू 26। ठीक है। उसी प्रकार अगर कैट है, कैट सी आ रहा है हमारा 3 पे, ए आ रहा है हमारा 1 पे, टी आ रहा है हमारा 20 पे। तो CAT यानी 3 + 1 + 20 इज इक्वल टू 24 आ रहा है। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको लेटर का अनुक्रम पता होना चाहिए, बस उसको ऐड ही करना है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार के भी दिखेंगे कि संबंध आधारित अशाब्दिक प्रश्न, यानी एनालॉजी बेस्ड नॉन वर्बल क्वेश्चन। ठीक है। नॉन वर्बल का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉन वर्बल का मतलब होता है हमारा, जिसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं दी गई होगी, आपको सिर्फ कुछ आकृतियाँ दी गई होंगी, कुछ चित्र दिए गए होंगे, और आपको उन चित्रों को पहचान कर उनमें से सही विकल्प का चयन करना है कि किसका संबंध किससे सही बैठ रहा है हमारा। ठीक है। देखो, जैसे इस आकृति का संबंध इससे हो रहा है। ठीक है। तो इसका संबंध किससे होगा, इन 4 ऑप्शन में से हमें वो पता करना है। ठीक है। तो देखो, इसकी एरो इस तरफ जा रही है, इसका एरो इस तरफ जा रही है, इस वाले का एरो। ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा उसका एरो किस तरफ जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है। ये बीच से भी नहीं जाएगा ऊपर, नीचे से भी इधर नहीं जाएगा। ठीक है। ये ऊपर से बिल्कुल इसकी तरफ आएगा, यानी इसकी तरफ आएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कहते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चन, यानी एनालॉजी बेस्ड नॉन वर्बल क्वेश्चन। इस प्रकार में प्रश्न में आपको सिर्फ आकृतियाँ दी गई होंगी, ना कि प्रश्न की भाषा दी गई होगी कुछ। आपको बस क्वेश्चन का आकृति देखकर ही आपको उसमें सही विकल्प का चयन करना पड़ता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में यस लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी से बेस आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये अभी मैंने पढ़ा है कि नॉन वर्बल क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में 101%, मैं 101% कहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे, जो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। तो इसलिए आप इनको ध्यान से समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है। एनालॉजी बेस में कौन सा लॉजिक लग रहा है, अंकों के आधार पर संबंधित क्वेश्चनों में किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। बस लॉजिक को समझिए, बस इसमें ज़्यादा कुछ खेल नहीं है, आपको बस लॉजिक पकड़ना है कि किस चीज़ में कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अब आगे एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको
ठीक है, 4 विकल्प दिए गए होंगे। ठीक है, वो 4 विकल्प आपको अक्षरों, अंकों, संख्याओं में दिए गए होंगे। ठीक है, कुछ भी दिए जा सकते हैं। आपको उनमें से पता करना पड़ता है कि एक उनमें से क्या होगा, भिन्न होगा। 3 तो किसी न किसी रूप में क्या होंगे, समान होंगे, और एक क्या होगा उसमें भिन्न होगा। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है एक उनमें से डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे आप देख लो कि अगर 4 स्टूडेंट हैं, मतलब 3 स्टूडेंट हैं, और एक उसमें क्या है, वो है। ठीक है, एक उसमें सपोज कोई जानवर है, तो एक जानवर क्या होगा, बिल्कुल उनमें से क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। क्या वो 3 तो क्या होंगे, समान होंगे, और एक क्या होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको पता लगाना पड़ता है कि कौन सा बिल्कुल डिफरेंट है, और उस विकल्प का चयन करना पड़ता है आपको। ठीक है, आइए इस पर अगर हम एक क्वेश्चन देखें। जैसे इस पर क्वेश्चन दिया गया हमें कि जैसे क्वेश्चन हमें सीधे यही दिए गए हैं, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से हमें पता करना है कि कौन 3 सही है और एक इनमें से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जैसे दिया गया दक्षिण प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आप इसमें देखोगे कि मध्य प्रदेश हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये क्या है, एक राज्य हैं, भारत के राज्य हैं। जबकि दक्षिण प्रदेश ना तो राज्य है, ना तो कोई देश है। अगर देश भी होता तो ये बिल्कुल इनसे क्या हो जाता, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हमारा सही ऑप्शन है। इसका हमें चयन करना पड़ता है परीक्षा में। ठीक है, यानी ये 3 क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ये इन तीनों से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ये इन तीन विकल्पों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें इस विकल्प का चयन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन और पढ़े अगर हम, ये क्वेश्चन दिया गया आपको। ठीक है, इसमें लिखा है जैसे जुलाई, सितंबर, अगस्त और अक्टूबर। ठीक है, तो इसमें जैसे देखो आप, जुलाई हो गया हमारा, और अगस्त हो गया हमारा, अक्टूबर हो गया हमारा। ठीक है, ये सभी सभी मंथ क्या जाते हैं, 31 में जाते हैं। ठीक है, इनमें जो ये जो महीने जाते हैं, जो हो गया हमारा जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया, ये 31, यानी इनमें 31 डेज़ होते हैं हमारे। जबकि सितंबर में 31 डेज़ नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें 28 या 27 होते हैं शायद, मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो इन तीनों से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, इन तीनों से क्या बिल्कुल भिन्न है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, आइए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अब कुछ प्रकार के प्रश्न आपके पास इस प्रकार के आएंगे कि अंकों पर आधारित वर्गीकरण के उदाहरण। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको 4 विकल्प में अंक दिए जाएंगे, जिनमें 3 विकल्पों में दिए गए अंक किसी तर्क के आधार पर समान होंगे, व एक क्या होगा, भिन्न होगा। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो भिन्न है। उदाहरण के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, और 4 विकल्प किस में होंगे, अंकों में होंगे। ठीक है, और उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न का मतलब होता है डिफरेंट होगा, किसी 3 से, इन तीनों से वो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आपको उस डिफरेंट का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 25, 49, 22 और 81। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है हमारा। ठीक है, 49 हमारा 7 का स्क्वायर है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर है, जबकि 22 हमारा किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो ये इन तीनों से क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि 22 क्या एक बिल्कुल इन तीनों से बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। ठीक है, और इन तीनों का स्क्वायर है, और 22 का स्क्वायर नहीं है। तो इन तीनों से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल क्या है, इन 3 विकल्पों से बिल्कुल डिफरेंट यानी भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे कुछ पूछे जाएंगे, जिनमें आपको अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर किसी सही विकल्प का चयन करना पड़ता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब कुछ क्वेश्चन आकृति पर आधारित वर्गीकरण के उदाहरण भी आएंगे। ठीक है, जिनमें आपको कुछ डायग्राम दिए जाएंगे, कुछ आकृतियाँ दी जाएंगी, और उनमें से 3 आकृतियाँ तो समान होंगी, और एक आकृति क्या होगी, उनमें से भिन्न होगी। ठीक है, भिन्न का मतलब है डिफरेंट होगी। तो आपको उस डिफरेंट आकृति का चयन करना है, जो क्या होगी, बिल्कुल इन तीनों से बिल्कुल भिन्न होगी। ठीक है, इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपको। तो इसमें देखो, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, भिन्न है। क्योंकि इसमें देखो, जो ये बॉक्स है, इसमें पैरेलल लाइंस में क्या लाइन जा रही है, जबकि इसमें से ऐसे तिरछे में लाइन जा रही है, ऐसे तिरछे में लाइन जा रही है। ठीक है, जबकि सी में क्या जा रही है हमारी,
पहला लाइन से आ रही है, तो इसलिए ये सी वाला डब्बा जो है हमारा इन 3 विकल्पों से ए, बी और सी से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा हमारा इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन यानी कूट लेखन कूटवाचक सांकेतिक भाषा पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, इसमें आप पता करें कि जैसे मैट का कोड क्या है, 34 है, तो सेट का कोड क्या होगा। ठीक है, यानी मैट का कोड क्या होगा, अगर 34 है तो सेट का कोड क्या होगा। अब जैसे मैट एम किस पे आता है, 13 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, टी हमारा किस पे आता है, 20 पे आता है, तो हमें इसको जोड़ देना है, यानी 13 + 1 + 20 यानी 34। ठीक है, अगर मैट का कोड अगर 34 आ रहा है हमारा, तो सेट का कोड क्या होगा, इसके लिए हमें सेट यानी एस आता है 19 पे, ए आता है हमारा 1 पे, टी आता है हमारा 20 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 40, टोटल करके आ जाएगा 40, क्योंकि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, आइए इसी में अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे दिया गया कि डी को 8, एच को 16 कोड दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार एल को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो एल को इस कोड में लिखने के लिए एल इज इक्वल टू हमें जो कोड दिया गया है, ठीक है, 12 × 2, ये होगा 12 दूनी 24, जो कि हमारे ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो इसलिए 12 दूनी 24 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें बेसिकली जो लेटर्स का अनुक्रम होता है, लेटर्स का जो बिल्कुल सीरीज़ होते हैं, हमें वो याद होनी चाहिए, कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि ए किस पे आता है, बी किस पे आता है, टी किस पे आता है, एस किस पे आता है, एम किस पे आता है, एन किस पे आता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप पता होना चाहिए आपको, क्योंकि बेसिकली 26 लेटर होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, और आपको उन 26 को याद करना पड़ता है कि किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। ठीक है, इन प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये होते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। आपको ये 4 आकृतियाँ दी गई होंगी, और आप में इनमें से एक क्या होगी, मिसिंग होगी। ठीक है, एक मिसिंग होगी, और इन 4 ऑप्शन में से आपको पता करना है कि इस मिसिंग जो डायग्राम है, इस पर कौन सा डायग्राम हमारा आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा जो इस वाले ऑप्शन पे आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो ये क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसका जो हमें जो सरफेस दिया जाएगा, इसका संबंध अगर इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो इसका किससे होगा। ठीक है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इनका जो पूरा जो सिस्टम होगा वो एक दूसरे के विपरीत खड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत सिस्टमेटिक ढंग से ये एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसी में इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है, हमें ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इसके अंदर एक गोला दे रखा है, एक गोल है, इसके अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, इसका संबंध इससे है, तो अगर एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक गोला है, तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा हमारा एक गोल है और उसके अंदर रेक्टेंगल है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे इसमें देखो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर क्या है, ट्रायंगल के अंदर क्या है, गोल है। ठीक है, और दूसरे में इसका संबंध किससे है, गोल है, और गोले के अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसका संबंध देखें हम, तो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर क्या है, एक गोल है। तो इसमें जो भरा जाएगा जो ऑप्शन, उसमें क्या होगा कि एक गोला होगा, और गोले के अंदर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग बेस में श्रृंखला आधारित प्रश्न ने कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अब ये और भी इसमें अच्छे टॉपिक हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन में दूरी एवं
दिशा एवं दूरी संबंधित प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में आपको पहले तो नॉलेज होनी चाहिए कि ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट एंड ये होता है हमारा वेस्ट। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम दक्षिण, नीचे जो दक्षिण, ये था पूर्व, पश्चिम, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा ढंग से लिख दिया है। पूर्वी वाली डायरेक्शन होती है ऊपर, दक्षिण इधर वाली सॉरी उत्तर इधर वाली, दक्षिण इधर वाली और पश्चिम इधर वाली। ठीक है, तो इस प्रकार के टॉपिक्स में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें हम देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आपको दिए गए निर्देशों के अनुसार बढ़ना होता है। दिशा आधारित प्रश्नों में अंतर्गत आपको यह पूछा जाता है कि ए बिंदु से बी बिंदु कितने किलोमीटर दूर है। यह राम उत्तर की ओर चलता है और फिर बाएं की ओर, फिर दाएं की ओर, अंत में वो बाएं मुड़ा, तो आप बताओ कि उसका मुख किस दिशा में। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कि राजू पश्चिम की ओर चला। ठीक है, वह पहले दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद फिर अंत में वो बाएं की ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है। ऑप्शन 4 हमें दे रखे, इनमें से हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन के अनुसार देखें तो राजू पहले पश्चिम की ओर चला, यानी पश्चिम की ओर इधर चला। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा। ठीक है, दाएं मुड़ने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ के फिर वो किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। तो अब किस दिशा में चल रहा है, तो वो चल रहा है उत्तर दिशा में। किस दिशा में चल रहा है, हमारे उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ, नॉर्थ में चल रहा है वो। ठीक है, तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसका सही आंसर होगा हमारा और किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हम एक सवाल और देखें तो सवाल कह रहा है कि मोहित अपने घर से पूरब की दिशा में, मोहित अपने घर से पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, अंत में बाएं से मुड़कर 5 किलोमीटर चला। बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। ये 4 ऑप्शन हमें देंगे, इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो राहुल अपने घर से कहाँ चला, 5 किलोमीटर चला, यहाँ तक चला। ठीक है, फिर वो 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो कहाँ मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा और फिर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो जो प्रारंभिक स्थान उसने ये दूरी तय की होगी, ये वाली दूरी तय की होगी, ये वाली, यही तो उसकी उसकी दूरी होगी, प्रारंभिक दूरी। जो इधर की दूरी होगी वही इधर की दूरी, ये प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, प्रारंभिक दूरी होगी। यानी इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 किलोमीटर क्या है उसकी प्रारंभिक दूरी है। ठीक है, ये बिल्कुल आप देख लो एक रेक्टेंगल शेप में बन गया है, यानी जो इधर की दूरी होगी वही इधर की दूरी होगी, जो इधर की दूरी होगी वही इधर की दूरी होगी, यानी समान दूरी का ये रेक्टेंगल है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं पारिवारिक रक्त संबंधित आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, ठीक है, फैमिली ब्लड रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में आपके पारिवारिक संबंधों पर आधारित होते हैं। इसमें मातृपक्ष, पितृपक्ष, यानी माता के पक्ष, पिता के पक्ष के रिश्तेदारों को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी आपके मम्मी के जो रिलेशन में जो, ठीक है, वो आपके पापा के रिलेशन वाले, ठीक है, उनको क्या कहेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें कुछ पीढ़ी के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दादा पर दादा, पर नाना पर नानी, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, नाती नातिन। पितृपक्ष के रिश्तेदार जैसे बुआ ताऊ, ठीक है, पितृपक्ष नहीं, पिता के पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं जैसे बुआ ताऊ, चाचा चाची, चचेरा भाई, चचेरी बहन। मातृपक्ष के रिश्तेदार जैसे मौसी मौसा, मामा मामी, पुत्री पुत्र, दामाद आदि। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किस में, पारिवारिक संबंध में। ठीक है, यानी फैमिली ब्लड रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हम इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, पी और क्यू बहनें हैं। ठीक है, और आर एस का भाई है। पी पी की बेटी आर की बहन है, तो क्यू एस से क्या संबंध है। ठीक है,
तो इसका संबंध होगा हमारा मौसी से। ठीक है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, अगर हम इसको चित्र से समझें, ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है सिलेबस में। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगा और आप इस पीडीएफ को पढ़ के, इसमें आपका पूरा सिलेबस है, प्रश्न हैं, आपके PYQ बेस क्वेश्चन हैं, आपके इसमें जो पुराने पेपर्स हैं सॉल्व किए गए हैं, बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन है इसमें। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि P और Q क्या है, बहनें। P और Q क्या है, बहनें हैं, और R S का भाई है, यानी R और S क्या है, भाई है। P की बेटी R है, P की बेटी कौन है, R है, और R की बहन P की बेटी R की बहन है, यानी P की बेटी क्या है, R की बहन है। तो Q का S से क्या संबंध होगा, Q का S से क्या संबंध होगा, मौसी का संबंध होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मौसी से संबंध होगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, यानी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न भी आपसे कुछ पूछे जाएंगे। इसमें कैलेंडर पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत आपको सप्ताह, यानी 7 दिनों का जो सप्ताह होता है, महीने, वर्ष, अधिवर्ष, यानी अधिवर्ष को हम इंग्लिश में कहें तो लीप ईयर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बीते हुए, कल, आने वाले, कल पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, इन प्रकार के प्रश्नों में को हल करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, सप्ताह, महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, लीप ईयर कब होता है, लीप ईयर किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो एक साधारण वर्ष में जो होते हैं 365 दिन होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और एक अधिवर्ष यानी लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन का होता है। एक लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिनों का एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, और प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है, प्रत्येक 4 साल में एक बार क्या आता है, लीप ईयर आता है। ठीक है, हमारा ये आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, लीप ईयर को ज्ञात करने के लिए हम दिए गए वर्ष को 4 से भाग करते हैं। अगर आपको किसी भी वर्ष का लीप ईयर पता करना है कि ये वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप उसे 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम 1984 को 4 से भाग दें तो शेषफल नहीं बचता, शेषफल यानी 0 आ जाता है, तो यह क्या है, लीप ईयर है। अगर आपने किसी भी संख्या को किसी भी ईयर को अगर आपने 4 से भाग कर दिया, अगर शेषफल 0 आ रहा है, ठीक है, शेषफल अगर 0 आ रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है, लीप ईयर है। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो वो क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, आइए कुछ और समझते हैं इसमें। कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, कुछ 30 दिन के होते हैं। जैसे फरवरी में 28 दिन, व लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी में क्या होते हैं, वैसे तो 28 दिन होते हैं, जबकि अगर लीप ईयर का टाइम होता है तो उस टाइम 29 दिन होते हैं। ठीक है, हमारे फरवरी में। साधारण वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे 2025 में साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो 31 जनवरी 2025 को क्या रहेगा, बुधवार होगा। ठीक है, इस पॉइंट का आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल डायरेक्टली छप सकता है। ठीक है, ये 100% गारंटी की, क्योंकि ये अभी 2025 की बात हो रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का पूछना बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, लीप वर्ष की प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में क्या होता है, 1 दिन का अंतर होता है। कैलेंडर पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत आपसे यह पूछा जाता है कि किसी निश्चित तिथि को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलो आगे हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख थी और उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। ठीक है, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को अगर 17 तारीख है, ठीक है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। ठीक है, क्योंकि 17 तारीख को शनिवार है और हम तारीख के 7 दिन बाद या 7 दिन पहले वही दिन पड़ते हैं। तो अगर हम 17 में से 7 कटा दें तो 10 बचते हैं, और 17 में से 7 घटा दें तो
3 बजते हैं। इसके अनुसार 10 और 3 तारीख को शनिवार रहा होगा, इसलिए पहला बुधवार 7 तारीख को ही रहा होगा। और अतो 7 चौको 28 होते हैं, तो 28 तारीख को क्या होगा हमारा बुधवार होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 28 को क्या होगा हमारा बुधवार रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाए। अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अपनी नोटों में बिल्कुल इस पॉइंट को नोट करके रखिए। ये आपके पास यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ भी आ रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ये आपका सिलेबस में करा रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगर आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आते हैं आपके पास घड़ी टाइम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, यानी क्लॉक टाइम बेस्ड क्वेश्चन। क्लॉक टाइम बेस्ड क्वेश्चन में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे 60 मिनट में घड़ी का कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। 12 घंटे में 360 डिग्री होते हैं और 1 घंटे में 30 डिग्री होते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ 11 बार आपस में मिलती है और 24 घंटे में 22 बार मिलती है। कभी कभी घड़ी से संबंधित दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब या इससे आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए इससे आपको बेसिकली समझ में क्या आ रहा है कि जो 60 मिनट में घड़ी का कोण जो होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया कि घड़ी में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो घड़ी में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अगर 2 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो 6 दूनी 12, यानी 12 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 12 घंटे में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। 12 घंटे में 360 डिग्री होते हैं। 1 घंटे में 30 डिग्री होते हैं। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है हमारा, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा। प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ 11 बार आपस में मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। आइए घड़ी पर आधारित कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। 8:20 पर दोनों घड़ियों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो अगर 8:20 पर सुइयाँ तथा घंटे की सुई 8 के निशान पर कुछ आगे होगी, तो 4 और 8 के बीच की दूरी 20 मिनट की होगी, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ है कि इसके बीच में कितनी मिनट की दूरी होगी, 20 मिनट की दूरी होगी। या 20 इंटू अगर 6 डिग्री कर दें, हमें पता है कि 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 20 मिनट में 20 इंटू 6 यानी 120 डिग्री, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि सुइयों के बीच 120 डिग्री से अधिक का ही कोण होगा। अब 120 से अधिक का कोण आप देख लो, ये 100 है, नहीं हो सकता। बी है, नहीं हो सकता। सी है, 110 डिग्री नहीं हो सकता। 130 डिग्री होता। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसलिए हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 130 डिग्री का कोण बनेगा 8:20 पर, तथा दोनों सुइयों के बीच का जो अंश का कोण होगा वो कितना होगा, 130 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो चलिए इस वीडियो में हमने काफ़ी सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम रैंक बेस्ड क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है, और एज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आय से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। गणितीय संक्रियाओं पर अभिक्रिया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये काफ़ी सिलेबस है आपके पास, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट में लिखना यस भैया, ठीक है। तो आपको नई वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी हो,
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका एग्ज़ाम है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।